नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई ठीक ठाक हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के एक चैप्टर्स की बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है ना? जिसे सेल हम लोगों ने पूरा देख लिया था, और बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। हम आज बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। आज देखेंगे कि टिश्यू है क्या। जैसे हमने सेल के बारे में बताया कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। आपने सेल के बारे में जान लिया था, ठीक उसी से कह सकते हैं रिलेटेड होगा टिश्यू। टिश्यू में क्या है? टिश्यू में भी वही चीज है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हो जाएगा, जिसका काम जिसका वर्क सब कुछ सेम होगा, उसी को तो टिश्यू कहते हैं ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकालिए, जो हम नोट्स बनाते चलते हैं आप इसको लिखते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे, ये हमारा चैप्टर है जिसका नाम है टिश्यू, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है ये, बता देंगे इसमें भाई। इट इज ए ग्रुप ऑफ similar cell which have the same function। यानी एक जैसे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। जैसे हमारी बॉडी में देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे, अगर आप बात करते हैं अपना ब्लड में चली जाइए, तो ब्लड में आपको आरबीसी का एक सेल, उसका शेप देखेंगे क्या है। डब्ल्यूबीसी का शेप अलग होगा, प्लेटलेट्स का अलग होगा। आप नर्व्स की बात करें, न्यूरॉन्स की बात करेंगे, तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे ही शरीर में एक जैसे सेल नहीं है, बहुत अलग अलग डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। तो हमने लिखा है कि और जो कि वो क्या है, सिमिलर नहीं है। लेकिन जब टिश्यू की बात आप करते हैं तो टिश्यू में सिमिलर होने चाहिए, यानी कि एक जैसे होने चाहिए। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं इस तरह के सेल की, तो ऐसे ही होने चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं इस तरह, इस स्ट्रक्चर्स में, इस शेप में, तो ऐसे ही होने चाहिए। बात कर रहे हैं इलोंगेटेड, तो फिर इलोंगेटेड ही होने चाहिए। यानी हमने कहा कि ऐसा ग्रुप सेल का जिसका सिमिलर शेप होना चाहिए, और सिमिलर सेल होने के साथ साथ वो काम भी क्या करे, सेम करे। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टिश्यू कहते हैं। समझ में आ गया होगा? फिर लिख लेंगे, इट्स टू टाइप के होते हैं भाई। पहला कौन सा हो जाएगा? एक होगा प्लांट, एक कौन सा हो जाएगा? एनिमल सेल्स। प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में हम देखेंगे। अब हम प्लांट सेल के बारे में देखेंगे कि मेरिस्मेटिक क्या था, उसमें देखेंगे परमानेंट क्या है। मेरिस्मेटिक में आप देखेंगे, मैं लिख देता हूं ताकि एक आपका छोटा सा चार्ट भी बन जाएगा और आपको याद हो जाएगा। देखेंगे यहां पर प्लांट टिश्यू, आप भी बनाते चलेंगे और ये समझते भी चलेंगे तुरंत, ठीक है ना। देखेंगे, इसमें लिख लेंगे क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहां पर कौन सा हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में आप देखेंगे इसके तीन भाग हो जाएंगे। पहला लिख देंगे यहाँ पर कौन सा, एपिकल। फिर ले लेंगे कौन सा, ले लेंगे इंटर कैलोरी। तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई, लेटरल, ठीक है ना। ये हो जाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे इसमें परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात यहीं पे कर लेते हैं, तो इसको भी दो भाग में बांट दीजिए। कौन कौन से भाग में हो जाएगा? एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। एक हो जाएगा हमारा कौन सा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे ये सिंपल वाला हमारा तीन भाग में बटेगा, ठीक है ना। पीसीएस आप जानते हैं, उसी पीसीएस के फॉर्म को हम लिखेंगे पैरेनकाइमा, या इसी को इसी में शॉर्ट इसे बना देते हैं पैरेनकाइमा। अगला कौन सा लिख देंगे इसमें, कोलेनकाइमा। अगला कौन सा लिख देंगे इसमें, स्क्लेरन कायमा हो जाएगा। समझ में आ गया इतनी बात है। एक मात्र है स्क्लेरन कायमा जो होता है, डेड सेल होता है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताता भी चलता हूँ। फिर देखेंगे ये हो गया। अब हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स में हमारा कौन सा हो जाएगा, दो भाग में बढ़ गया है। देखेंगे, एक हो जाएगा जाइलम, एक हो जाएगा ये हमारा फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है ना। जाइलम में भी अभी देखेंगे इसके चार सेल्स होते हैं। चारों सेल्स कहीं पर नाम भी लिख देता हूं मैं ताकि याद हो जाए आपको। पहला कौन सा हो जाएगा भाई,
जाइलम वेसल्स लिख लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे ये हमारा यहाँ पर आपने देखा था स्क्लेटम, इसको भी चाहिए तो दो हम डिवाइड कर सकते हैं, दोनों भाग का नाम भी ले लेंगे। कौन सा? एक हो जाएगा फाइबर्स, क्या हो जाएगा? फाइबर्स, और एक कौन सा हो जाएगा? स्कलेट्स हो जाएगा। तो ये दो भाग किसके हो जाएंगे? ये स्क्लेरन कायमा के हैं। यहाँ पर देखेंगे जाइलम की बात करेंगे, जाइलम बेसल्स लिख देंगे यहाँ पर। दूसरे बार करेंगे इसको क्या? ट्रैकिड्स कर सकते हैं, जाइलम फाइबर कह सकते हैं इसको। अगला कौन सा हो जाएगा? जाइलम पैरन कायमा। समझ में आ गया होगा बात। यहीं पर फुलेम की बात करेंगे, फुलेम में भी सेम चीजें करेंगे। इसमें होगा कौन सा? चार भाग होते हैं, सीप सेल होता है। अगला हो जाएगा कौन? कॉम्पेनियन सेल हो जाएगा भाई इसमें, फ्लोएम, फ्लोएम पैरन कायमा, और एक हो जाएगा लास्ट में फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। तो आपने देखा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को डिवाइड किया गया, किसमें? जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम में डिवाइड किया है, चार प्रकार के होते हैं, जाइलम बेसल, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड लाइक दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोएम, सो फ्लोएम इज ओनली कंडक्टिंग द फूड। अभी आगे बताएंगे क्या है ये भी चार प्रकार के हैं। फर्स्ट कौन सा है? सीप सेल, जिसको चलनी कहते हैं, जो छानने का काम करता है, ठीक है ना। तो सीप सेल है, कॉम्पेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये, और एक हो जाएगा फ्लोएम फाइबर है। समझ में आ गया उतनी बात। और यहाँ पर देखेंगे इसका क्या नाम है? मेरिस्मेटिक टिश्यू में एपिकल है, इंटरकैलरी हो जाएगा, और हमारा कौन सा? लेटरल सेल हो जाएगा। ये समझ में आ गया। और सिंपल सेल जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बढ़ जाता है किसमें? पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में। अगला कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर कौन सा? स्क्लेरन कायमा में। और स्क्लेरन कायमा को डिवाइड किसमें कर दिया गया है? आप देख पा रहे हैं, इसीलिए इसको हम एक नाम से ले लेते हैं पीसीएस, ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में याद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए अब इसमें हम पहला बात करेंगे मेरिस्मेटिक के बारे में। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? जिसके पास कैपेसिटी होती है क्या करने के लिए? डिवाइड करने के लिए। तो ये भी एक यंग सेल होते हैं, जो यंग सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इसमें आप चाहिए तो डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं it is a group of young cell which have the capacity for divide, यानी इनके पास डिवाइड करने की क्षमता क्या होती है? पाई जाती है। और इसमें लिख देंगे ये कैसे होते हैं? लिविंग सेल होते हैं, ठीक है ना। लिविंग सेल होते हैं मतलब क्या होता है कि ये जिंदा होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं? इनकी सेल की कैसे होती है? थिन वॉल्ड होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। यहाँ पर थिन वॉल्ड लगा देंगे। दूसरी चीज इसमें आप बता सकते हैं कि ये साइज में बता देंगे स्मॉल साइज हो जाएंगे। दूसरी चीज इसमें बताएंगे कि इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस क्या होते हैं? आर फाउंड। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस होता है। दूसरी चीज में आप ये बता दें, अच्छा इंटरसेलुलर स्पेस मतलब आप समझ पा रहे हैं, दो सेलों के बीच में जो स्पेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। स्मॉल साइज के होते हैं, और इसमें ये कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड, यानी ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं सब, ये ध्यान रखिएगा। इनका काम क्या होता है? तो इसमें आप बता देंगे कि इनका काम होता है कि जो डायमीटर होता है पौधे का, डायमीटर जो होता है, इसको कहीं ना कहीं अभी आगे बताता हूँ उसको, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। ओवल शेप के भी होते हैं, ये भी लिख दीजिए यहाँ पे। ओवल हो सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, मतलब इनके शेप साइज क्या हो सकते हैं? चेंजेस होते हैं। जिसका शेप साइज वगैरह फिक्स ना हो वो क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएट हो जाते हैं। जैसे परमानेंट में आप देखेंगे तो डिफरेंशिएट होते हैं, क्योंकि इसमें शेप साइज सब फिक्स होता है, क्योंकि उसके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी क्या होती है? लॉस हो जाती है। एक्चुअली वो बनते तो इसी से ड्राइव किए जाते हैं, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये कैसा हो जाएगा? अनडिफरेंशिएट हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे इसके भाग कितने थे, तो पहला ले लेंगे कौन सा? एपिकल मेरिस्टम्स, ठीक है ना। एपिकल मेरिस्टम्स में आप देख लेंगे, इसमें बता देंगे कि क्या है ये। इट्स फाउंड
It's found at the growing tip of रूट एंड कहाँ पे स्टेम, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं ये रूट पर होगा। जैसे आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जैसे आप देखेंगे ये हमारा हो जाएगा एक, मान लेते हैं एक प्लांट है, सपोज ऐसे एक पौधा बना लेते हैं, ठीक है ना। ये पौधा हो जाएगा। ये जो होता है ऊपर वाला ये भाग हमारा कहलाता है क्या, एपिकल मेरिस्टम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भाग है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल कहते हैं। और ये जो बीचों बीच में ये भाग होता है ये वाला है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बीच में होता है, तो ये इंटर कैलोरी के नाम से ये जाने जाते हैं। समझ में आ गया। एपिकल सबसे ऊपर है, सबसे नीचे लेटरल हमारा है, और बीच में कौन सा, इंटर कैलोरी है। तो हमने लिखा कि एपिकल रूट क्या होता है, ये फाउंड होते हैं कहाँ पर, एट द ग्रोइंग टिप्स पर होते हैं, रूट पर होते हैं। जो स्पेशली हम इसमें देखेंगे काम क्या होता है, तो काम इसमें बता देंगे कि कहीं ना कहीं ये गर्थ में मदद करते हैं। इट गर्थ ऑफ GIRTH, गर्थ ऑफ प्लांट, ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख सकते हैं डायमीटर बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसका ऑफ स्टेम एंड इसका रूट का ना। और एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल किसमें होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस, इसमें थिकनेस ऑफ टिश्यू। ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहीं ना थिकनेस यानी पौधे की मोटाई में ये वृद्धि करवाते हैं, मदद करते हैं। गर्थ यानी कि उसके डायमीटर चौड़ाई, मतलब उसकी क्षेत्र को क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, या तो रूट में, रूट का बिल्कुल टिप जो होगा, या तो सबसे ऊपर जो तना होगा यानी शूट होगा उसके टिप पर पाए जाते हैं, क्योंकि ग्रोइंग फेज यही होते हैं लगभग लगभग। तो रूट और शूट इनके टिप पर भी ये पाए जाते हैं, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। तो एपिकल के बारे में समझ में आ गया होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं किसकी, इंटर कैलोरी, या इंटर कैलोरी से पहले लेटरल बता देता हूँ और आसान रहेगा। देखिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है ना। इसमें आप चाहिए तो सीधा लिख लीजिए, इट इज द साइड्स ऑफ रूट एंड इसका रूट्स एंड स्टेम एंड रिस्पॉन्सिबल, ये किसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ देखिए यहाँ पर लेंथ में, ये इस पे एक मिनट हो जाए यहाँ पे भाई, ये लेंथ में मदद करते हैं, लेंथ में मदद करते हैं, लेंथ की ग्रोथ करने में। और यहाँ पर ये हो जाएगा किसमें, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ गर्थ, यहाँ पर ये गर्थ हो जाएगा, और गर्थ में क्या हो जाएगा हमारा, डायामीटर। समझ में आ गया इतनी बात यहाँ पर, ठीक ना। और इसमें देखेंगे, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, थिकनेस होता है, और उसी थिकनेस किसके वजह से होता है, पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होता है। और ये पाए जाते हैं स्पेशली, ये फाउंड कहाँ पे होंगे, तो कैम्बियम पर पाए जाते हैं, लिख सकते हैं यहाँ, फाउंड इन कैम्बियम। और कैम्बियम क्या होता है भाई, जैसे मान लेते हैं कैम्बियम और वैस्कुलर बंडल का, पूरा लिख लीजिए तब बताऊँ, वैस्कुलर बंडल। जैसे आप देखेंगे कि ये हमारा जैसे वैस्कुलर बंडल है, ठीक है ना। तो वैस्कुलर बंडल का एक भाग हमारा क्या हो जाएगा, जाइलम का हो जाएगा, और एक भाग हमारा किसका हो जाएगा, फ्लोएम का हो जाएगा। अब सपोज मान लीजिए कि जाइलम और फ्लोएम को अलग करने के लिए जो एक पट्टी पड़ी हुई है, जो एक स्ट्रिप पड़ी होती है, उसी का नाम क्या होता है, कैम्बियम। ये कैम्बियम कहाँ पर पाया जाता है, स्पेशली कहाँ पर है, ये वैस्कुलर बंडल में पाया जाता है, वो चीज यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे तीसरी बात, इसमें देख लेंगे, ये अगला देखें, इसमें तीसरी वाली बात जिसका नाम क्या हो जाएगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। इसमें भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि इट इज पार्ट ऑफ
मेरिस्टेम विच गेट, क्या होता है, विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम, कहाँ से, सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ, कहाँ से, द एपेक्स ऑफ द एपेक्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टिश्यू, यानी आप कह सकते हैं, स्पेशली लिखेंगे बिटवीन, किसके बिटवीन में पाया गया था, अभी बताया था ना, एपिकल और किसके, लेटरल के बीच में, तो वही आप लिख सकते हैं बिटवीन द एपिकल प्लस लेटरल में पाया जाता है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट अगर पूछा जाएगा कि प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो आप बता देंगे कि ये बेस पर होते हैं, कहाँ पर, बेस ऑफ नोड एंड इंटर नोड, लीफ एंड लीव्स प्रोफाइल। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि भाई ये नोड और इंटर नोड किसे कहते हैं, तो देखिएगा जैसे ये लिखा है कि नोड और इंटर नोड, जैसे आपने गन्ना खाया होगा, तो गन्ना आप देखेंगे गन्ना क्या है, जैसे हमारे तो ये है गन्ना, मैंने बना दिया इसे। अब गन्ने में एक एरिया इसे होता है ना, तो ये जो गन्ना का ये जो भाग होता है जिसको आप हिंदी में गांठ कहते हैं, है ना, उस गांठ में ही क्या होता है, उसको आगे कह सकते हैं कि जर्मिनेट करने की क्षमता उसके अंदर है, कि अगर बोया जाता है तो गांठ अगर कट गया तो फिर गन्ना सही से जमेगा नहीं, तो यानी इसी गांठ को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो गांठ जो होते हैं यानी दो नोड के बीच के जगह को क्या बोलते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो ये ज्यादातर इसी नोड के बेस पर यहाँ पर पाया जाता है, या इस पर भी हो सकता है। तो मैंने कहा ना, ये पत्तियों में भी हो सकता है, और स्टेम के नोड और इंटर नोड के बेस से क्या होते हैं, हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टम्स पाए जाते हैं वहां पर। समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों भाग हमने देख लिया, किसके भाग से, मेरिस्टम्स के बाद से समझ में आया। अब हम परमानेंट की बात करने वाले हैं, तो इसके साथ ले लीजिए। चलिए अब देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यूज में आप देखेंगे, परमानेंट टिश्यूज में हमने बता दिया है आपको कि एक ग्रुप ऑफ सेल इन विच अ ग्रोथ हैज स्टॉप्ड, यानी इसका ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। एंड लॉस्ट कैपेसिटी फॉर डिवाइड, और अपने अंदर से डिवाइड करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या कर चुका होता है, ये लॉस कर चुका होता है, नहीं अपने अंदर से डिवाइड करने की क्षमता अपना खत्म कर चुका होता है। फिर देखेंगे, इट फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू था जब भी आप पढ़ के आए हैं तुरंत, उसी से ही ये फॉर्म होता है, उसी से फॉर्मेशन इसका होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन, जब ऐसा प्रोसेस जब होता है, जब कोई चीज बनने में, अपने आप को निर्मित करने में ऐसा कोई प्रोसेस लेती है, प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें परमानेंट उसका शेप होगा, साइज होगा, और उसका कुछ ना कुछ अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अभी उसमें आपने पढ़ा था पिछले में, क्या लिखा उसमें, अनडिफरेंशिएट होते हैं, लेकिन ये डिफरेंशिएट होता है क्योंकि इसका अपना एक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन होता है। समझ में आ गया। देखेंगे ये तीन तरह के होते हैं, पहला भी आपने बताया सिंपल होता है, तो सिंपल हो जाएगा हमारा। सिंपल में क्या है भाई, टिश्यू इज मेड अप बाय द वन टाइप सेल, एक ही टाइप के सेल बनेंगे, यानी कि अगर इस तरह का सेल है तो सारे के सारे सेल्स हमारे इसी तरह बनेंगे, यानी वन टाइप सेल आर मेड टू फॉर्म द सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर है। फिर देखेंगे इट डिवाइड, ये भी डिवाइड करता है, किसमें, तीन तरह के होते हैं सिंपल वाले। पहला कौन हो जाएगा, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में देखेंगे क्या होता है, थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग होते हैं, राउंड होते हैं, और पॉलीगोनल आउटलाइन इसकी होती है। क्या होती है, पॉलीगोनल आउटलाइन होती है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि पॉलीगोनल आउटलाइन हो जाएगा। साथ ही साथ इसका जो सेलवाल होता है किससे बनता है, तो सेलवाल इज मेड अप बाय द सेलुलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरेन्काइमा की सेलवाल किससे बनती है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो हो जाएगा सेलुलोज। ये लूजली पैक्ड होते हैं, यानी इनके बीच में आप देखेंगे तो ऐसे होगा, इस तरह से, इनके बीच में थोड़ा ना गैप आपको दिखाई पड़ेगा, लूज पैक्ड होते हैं, नॉट कॉम्पैक्ट पैक्ड।
तो यहाँ लूजली पैक्ड होंगे, लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस। भाई जब ये लूजली पैक्ड होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में क्या होगा कि स्पेस होगा, उसी स्पेस को क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। फिर देखेंगे ये फाउंड कहाँ पे होता है, इट इज फाउंड इन द सॉफ्टनर पार्ट, पौधे का वह भाग जो काफी सॉफ्ट होता है, वहीं पर हम देखेंगे कि हमारा जो पेरेन्काइमा सेल पाया जाएगा। तो पेरेन्काइमा के लिए क्या करेंगे, सॉफ्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बता देंगे सॉफ्टनर पार्ट में एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, लीफ, मीजोफिल, यानी जो लीफ का जो मीजोफिल सेल होता है, मैंने आपको पढ़ाया अभी फोटोसिंथेसिस वाले में, तो वहां पर क्या होते हैं, ये पाए जाते होंगे मीजोफिल सेल में। यहाँ जाइलम और फ्लोएम तक में भी पाए जाते हैं, सोच लीजिए जाइलम एंड फ्लोएम में पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं, पिथ में होते हैं, एपिडर्मिस में भी ये होते हैं। तो जितने भी ये सॉफ्ट पार्ट होते हैं, एवरीवेयर द पेरेन्काइमा टिश्यूज आर फाउंड टू देयर। इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन, तो फंक्शन हो जाएगा, पहला देखेंगे स्टोर फूड, यानी फूड को क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। प्रोटीन, कौन सा फूड स्टोर करेगा, भाई भोजन क्या दाल चावल थोड़ा ना रखा वहां पे कि जाके पैक कर रहा, नहीं, प्रोटीन करेगा, स्टार्च को करेगा, ऑयल को करेगा और फैट्स को करेगा। सो दीज आर द न्यूट्रिएंट, दीज आर द फूड विच कैन बी स्टोर्ड इन द, इसमें पेरेन्काइमा टिश्यूज में होते हैं। फिर देखेंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन में आपने देख लिया इसका क्या हो गया। अब एक देखेंगे अगला क्लोरेन्काइमा, ये हो गया पहला वाला, दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, या उसी में एक चीज और देख लीजिए, उसी का एक भाग है, पूछा जाएगा कि भाई ये क्लोरेन्काइमा क्या होता है, यानी पेरेन्काइमा के ही कुछ टिश्यूज, कुछ सेल ऐसे होते हैं हु एक्ट लाइक द क्लोरेन्काइमा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। ये जब हम बात करते हैं किसी लीव्स की बात करेंगे तो भाई देखिए ये तो ऑल ओवर पूरे प्लांट में है, तो लेकिन लीव्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे पेरेन्काइमा टिश्यू वहां पर पाए जाएंगे जिस पेरेन्काइमा में आप देखेंगे कि जिसके अंदर क्या होगा, कुछ क्लोरोफिल होगा। अब क्लोरोफिल होने की वजह से उसका नाम क्या पड़ जाता है, क्लोरेन्काइमा कह देते हैं। कहाँ पे, स्पेशली लीव्स में होगा, भाई लीव्स में ग्रीन है, उसी में क्लोरोफिल है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्लोरोफिल जैसे पेरेन्काइमा पाया गया, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा क्या हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि जब पेरेन्काइमा के कुछ टिश्यू एक्वाटिक प्लांट्स में देखे गए तो वहां पर देखा गया कि उनके पेरेन्काइमा में क्या होता है, पेरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं उसमें छोटे छोटे ऐसे चेम्बर पाए गए थे, एयर चेम्बर ऐसे, जो कहीं ना कहीं मतलब गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता होगा। तो वहां पर क्या करते हैं, जब एयर चेम्बर पाए गए हैं उसी के नाम पर पड़ गया क्या, एरेन्काइमा। एक्वाटिक प्लांट्स में ये होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि पेरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा क्या होता है उसमें, और कौन से टिश्यू उसके क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा में क्या क्या अंतर होता है, कैसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। अब हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, अब आप बात करेंगे कि कोलेन्काइमा क्या है, ये समझ में आ गया आपका, पेरेन्काइमा खत्म। अब दूसरा वाला हम देखेंगे कोलेन्काइमा, लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड हैं, सेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग होती है कॉर्नर पर। जैसे मान लेते हैं कि ये हमने बना दिया यहाँ पर एक टिश्यू, ये टिश्यू किसका भाई, टिश्यू हमने बता दिया कि कोलेन्काइमा है, तो इस कोलेन्काइमा का जो कॉर्नर होगा ये वाला, आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ केमिकल जमा हो जाते हैं, उसी केमिकल का नाम क्या है, सेलुलोज हो सकता है, और क्या है ये, पैक्टिन हो सकता है। तो सेलुलोज हमने बताया ना कि सेलुलोज और पैक्टिन की जो थिकनिंग होगी, यानी जो जमा हो जाने की जो क्षमता है, वो कहाँ पर है, एट द कॉर्नर पर होता है। किसमें होगा, तो होगा ये किसमें, कोलेन्काइमा में होगा। दूसरा चीज, इसमें भी थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस तो होगा ही होगा, क्योंकि लूजली पैक्ड ये भी होते हैं, लेकिन स्पेस थोड़ा कम होगा। तो मैंने लिखा ना, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड टू देयर। पाए कहाँ जाते हैं, इट इज फाउंड इन द बिलो ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होते हैं ना, इसे ये एपिडर्मिस होता है, फिर ये सब सेल भरे होते हैं, लीव्स वगैरह में देखते हैं। तो ये जो हमारे एपिडर्मिस है, इसी के बिलो में क्या होते हैं, ये सब ऐसे यहीं पर पाए जाते हैं। तो बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, इसमें स्टेम के केस में। स्टाक ऑफ लीव्स, यानी हम कह सकते हैं स्टाक ऑफ लीव्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये पत्तियां है, ये तो ये जो पत्ती का ये जो पेटियोल हो गया, ये हमारे यानी स्टाक कह सकते हैं। तो वही स्टाक जो है, उस स्टाक में भी ये पाए जाते हैं, कौन से, कोलेन्काइमा। मिडरिप ऑफ डाइकॉट प्लांट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मिडरिप देखें, ये बीच में पत्ती को जो दो बराबर भागों में बांटता है, दैट इज कॉल्ड एज द मिडरिप। इस मिडरिप को हम देखते हैं, इस मिडरिप पर इसी मिडरिप पर क्या होता है, पाया जाता है कौन सा, हमारा कोलेन्काइमा। और मिडरिप से आप देखेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, यानी इस तरह से
जिसको वेन्स कहते हैं, और वेन्स में छोटे छोटे हेयर्स और होते हैं जिसको वेनलेट्स कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? डाइकॉट प्लांट्स के मिडिल में पाए जाते हैं। लेकिन नोट्स पॉइंट है ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो मोनोकाट में ये आप देखेंगे तो मात्र एक ऐसा अभी देखेंगे कोलेनकाइमा है which do not found in the case of the monocot plants। समझ में आ गया भाई। डाइकॉट में पाया जाता है। प्रोवाइड क्या करता है ये? आखिर हमारे पौधे में इसकी क्या जिम्मेदारी है? कोई काम करता है कि वैसे है? जी हाँ, इसका काम है। काम क्या? देखिए ये काम क्या करता है कि प्रोवाइड द टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी कहीं ना कहीं टेंसिल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, मजबूती, रिजिडिटी यानी कह सकते हैं स्ट्रॉन्गनेस, तंदुरुस्ती उसके अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ प्लांट, पौधे के अंदर लचीला प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी यही करता है हमारा कोलेनकाइमा। साथ ही साथ फैसिलेट द बेंडिंग ऑफ लीव्स, यानी पत्तियां हैं, पत्ती देखें, पत्ती को ऐसा पकड़िए ऐसे तोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो वो जो पत्तियों के अंदर जो बेंडिंग हो रही है, वो बेंडिंग भी कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है? इसी की वजह से हो रहा है। और साथ साथ में देखेंगे, अब हम क्या बात करेंगे, स्क्लेरेनकाइमा डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, टेपरिंग एंड, यानी इनका जो एंड होगा इसे टेपरिंग होगा इस तरह से, यानी टेपर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। एंड इनका केवल टेपर हो सकता है, एंड टेपरिंग होगा। एंड सेल वॉल जो होती है काफी थिक होती है। अब ये सेल वॉल क्यों थिक होती है? यानी फिर कोई ना कोई केमिकल जम गया होगा। केमिकल कौन सा होगा? तो केमिकल जमा है यहाँ पर लिग्निन, और लिग्निन एक प्रकार से एज अ सीमेंट के रूप में काम करता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूती। और जब आप बताइए किसी भी, और ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई स्क्लेरेनकाइमा क्यों डेड होता है, बताइए। जब किसी सेल्स या किसी टिश्यूज में आप देखेंगे, जैसे ये सेल है, चारों तरफ से लिग्निन जम गया इसमें, और लिग्निन मैंने आपसे कहा ना कि एज अ सीमेंट के रूप में काम करता है, सीमेंट की तरह होता है। चारों तरफ से जब उस सेल को कोई ढक लेगा तो ना बाहर से कोई एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है धीरे 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 वो सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसीलिए हमारा डेड होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। इज इट क्लियर? फिर देखेंगे ये दो तरह के होते हैं, पहला फाइबर होता है, अगला स्क्लेरेट्स होता है। पूछा जाएगा कि स्क्लेरेनकाइमा पाए कहाँ जाते हैं, तो बताइएगा इट इज अकर इन द वेन्स ऑफ लीव्स। ये जो वेन्स था ये बताया मैंने, ये इस पे वेन्स में पाए जाते हैं, लीव्स में। हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, जो सीड होती है, सीड की हार्ड कवरिंग पर ये पाए जाते हैं। एंड नट्स, नट में भी होते हैं। प्रोटेक्ट द स्ट्रॉन्ग विंड, मदद करते हैं, बहुत तेजी से हवा चल रही है, अब हवा चलने से उस प्लांट्स में उस पर नुकसान ना हो जाए, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं डेड होते हैं। तो डेड होने के साथ साथ मजबूती देते हैं, साथ ही साथ पौधे को सुरक्षा देते हैं। आपने कोकोनट देखा होगा, तो कोकोनट का जो हस्क होता है, यानी कह सकते हैं जो छिलका होता है, वो भी किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही बना होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज का बहुत बड़ा अपने आप में क्या है? रोल होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आप देख सकते हैं क्या लिखा है भाई? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? इन वैस्कुलर प्लांट। भाई कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम में होता है। जाइलम का वाटर कंडक्ट करना, फ्लोएम का मिनरल्स कंडक्ट करना, यही तो काम है ना। तो ये दोनों मिलकर के क्या लिखा? मैंने लिखा कि मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द वैस्कुलर बंडल, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। फिर देखेंगे जाइलम का काम क्या है भाई? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। एंड इट इज 4 टाइप, ये 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम देख लीजिए। जाइलम बेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेनकाइमा। इन जाइलम बेसल जो होता है और जो ट्रैकीड्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं वाटर को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की दोनों की स्पेशल होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जाइलम पेरेनकाइमा दिया गया, हमने लिख दिया लिविंग। पूरे चारों सेल में मात्र एक यही सेल है जाइलम पेरेनकाइमा जो लिविंग है, एंड रेस्ट ऑल ऑफ क्या है? डेड होते हैं। समझ में आ गया बात? फिर देखेंगे फ्लोएम में आइए, चीफ फूड कंडक्टिंग, यानी इसका काम है, मेन काम क्या है? चीफ वर्क क्या है? फूड को कंडक्ट करना। कंडक्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट में, ये भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सीप ट्यूब बताया था ना, चलनी वाला, पहला। दूसरा कंपेनियन सेल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फ्लोएम पेरेनकाइमा, एंड फोर्थ इज द फ्लोएम फाइबर। इन चारों में फ्लोएम फाइबर एकमात्र ऐसा है जो डेड होगा, और जितने भी होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? लिविंग हो जाएंगे। समझ में आ गया बात? ये डेड और लिविंग ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, रटना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा कि फ्लोएम फाइबर मात्र एक डेड है,
बाकी सब क्या है, लिविंग है। उसमें देखेंगे तो जाइलम पेरेन्काइमा मात्र एक लिविंग है, बाकी जो तीन है वो क्या है, डेड होते हैं। समझ में आ गया। फिर आगे इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो एनिमल टिश्यू होता है ये प्लांट वाला खत्म हो गया है। फिर देखेंगे और इसमें एक छोटा सा चाहिए तो आपको वो बता दें, चाहिए तो देखिएगा स्टोमेटा एक आ सकता है, बहरहाल जाने रखिएगा थोड़ा सा क्या होता है ये। तो देखिए स्टोमेटा जो हमारा होता है ना, ये इसको बोलते हैं स्टोमेटा। किससे घिरा रहता है भाई, ये गार्ड सेल से, गार्ड सेल से घिरा रहता है। इसका काम क्या होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कहीं ना कहीं गैसों का एक्सचेंज करने में किया जाता है। इट इज फाउंड इन द केस ऑफ द लीव्स, लोअर लीफ में ज्यादा पाई जाता है अपर लीफ में की तुलना में। अपर में भी लोअर में दोनों में होता है, लेकिन लोअर लीफ में देखेंगे तो स्टोमेटा की संख्या एक स्मॉल ओपनिंग होती है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में पाए जाते हैं, इसी को स्टोमेटा कहते हैं। जो गार्ड सेल से घिरा होता है, गार्ड सेल की क्लोजिंग, और गार्ड सेल जब मतलब कह सकते हैं कि गार्ड सेल हेल्प इन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। समझ में आ गया। ये स्पेशली लीव्स की बात करेंगे। जब आप स्टेम्स की बात करेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे स्टेम में देखेंगे उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, उसको लेंटिसल के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो लेंटिसल के द्वारा होता है। और लीव्स के केसेस में पूछा जाएगा तो कह देना क्या, स्टोमेटा होता है, जो गार्ड सेल से कवर होता है। समझ में आ गया क्या होता है। अब हम देखेंगे एनिमल सेल में, तो देखेंगे ये भी बटा होता है किसमें, इसके चार भाग। पहला देख लेंगे इपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसमें देखेंगे इपिथेलियल में चार भाग होते हैं, स्क्वेमस होता है, कॉलुमिनर होता है और क्यूबॉइडल होता है, और कौन सा होता है, ग्लैंडुलर होता है। समझ में आ गई है। उसके बाद में हम देख लेंगे कि बोन्स, इसमें देखेंगे कनेक्टिव में ब्लड और लिम्फ, बोन्स, टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और एडिपोज टिश्यू होते हैं। मस्कुलर में देखेंगे तो वॉलंटरी होती है, जो आपके अकॉर्डिंग चलती है, यानी इसको स्टेटेड भी बोल सकते हैं। एक होगा इनवॉल्वेंट्री, जो हमारे अकॉर्डिंग ना चलती हो, यानी कि हम कह सकते हैं अनस्टेटेड मसल्स होती है, ठीक है ना। दैट मसल्स विच कैन नॉट डू अकॉर्डिंग टू अस, दैट इज कॉल्ड एज द इनवॉलंटरी। तीसरा होता है कार्डियक मसल, जो कि हार्ट के चारों तरफ पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। इट विल नॉट रिलैक्स एनी टाइम। ये जब जन्म लेता है बच्चा, एम्ब्रियो से लेकर के कब्र तक, ग्रेव तक, ये क्या होते हैं, तब तक ही रहते हैं। जब आप आदमी जब मर जाता है तभी बंद होता है काम करना, अदरवाइज ये मात्र एक ऐसा अंग है जो कभी भी रुकता नहीं, स्टॉप नहीं होता है, नॉन स्टॉपर है ये। और नर्वस, इसमें देखेंगे नर्वस टिश्यू में तो नर्व सेल हो जाएगा। समझ में आ गया कितनी बात, इसी में ले लीजिए। देखिए भाई, अब इसमें हम ले लेते हैं अगला फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। जैसे आपने इतना समझ लिया पूरा क्या था एनिमल टिश्यूज में, हमने आपको बता दिया पूरा एनिमल टिश्यूज में। तो एनिमल टिश्यूज में हमने दिखाया कि एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है और ये हमारा नर्वस टिश्यू है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फंक्शन के, एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या हो सकता है इसका। तो देखिए इसका काम एक होता है कि ये प्रोडक्शन करने का काम करता है, यानी एपिथेलियल ये सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू स्किन को कहीं ना कहीं क्या करता है, सुरक्षित करता है। तो ये प्रोडक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कोई चीज भी आप इस पर तेल लगा लीजिए, पानी नहीं पड़ा है, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, है नहीं, सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, क्योंकि इसकी वजह से, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। एक्सक्रेशन, जो भी वेस्ट होता है उसको एक्सक्रेट कर देता है, कुछ सिक्रीट भी करता है, यानी जैसे सीबेशियस ग्लैंड के द्वारा, स्वेट ग्लैंड द्वारा पसीना होता है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एक्सचेंज मटेरियल करता है, यानी कुछ एक्सचेंज होगा जिस मटेरियल का एक्सचेंज भी कर सकता है। और एक बैरियर करता है कि बाहर से आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं हमारे नुकसान कर रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, रोकने का काम करता है। फिर देखेंगे इसी के भाग जो इंपॉर्टेंट है, जैसे स्क्वैमस हमें इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लैंडुलर है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोनों में स्क्वैमस में सीधा बताएंगे कि ये फ्लैटेंड होते हैं, चिपटे होते हैं, पॉलीगोनल इनका शेप लगभग होता है, और लाइनिंग किसमें होता है, ये ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है कहीं ना कहीं किसकी बनी होती है, स्क्वैमस इपिथेलियम से, ठीक है ना। फिर देखेंगे आइसोफेगस में भी ये पाए जाते हैं, माउथ, नोज, स्किन एंड लंग्स, ये जितने भी पार्ट दिए गए हैं इनकी जो लाइनिंग होती है स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू के द्वारा होती है। एंड इसमें देखेंगे ग्लैंडुलर में क्या होगा, ग्लैंडुलर में आप बता देंगे कि ये इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ धंसते हैं, सही है, इस तरह से, है ना, ये अंदर की तरफ धस जाते हैं, इसको बोलते हैं इनवैजिनेशन करना, अंदर की तरफ धसना, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इसी इपिथेलियल टिश्यू की क्या होती है कि अंदर की तरफ एक धसाव शुरू हो जाता है,
यानी अंदर की तरफ क्या करेगी, गड्ढा बना देगी। उसी गड्ढे को इन्वेजिनेट करने की जो प्रोसेस होती है किसमें है, ग्लैंडुलर में है। ये कहाँ होगा, सेबेशियस ग्लैंड ऑफ स्किन, जहां से पसीना निकलता है ना, वही सेबेशियस ग्लैंड होगा स्किन में। मेमोरी ग्लैंड में होगा। फिर देखेंगे सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड आप जानते हैं कहाँ पे होता है, माउथ में होता है, जो क्या निकालता है, सलाइवा निकालता है। सलाइवा में क्या होता है, तमाम प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उसी एंजाइम से मदद क्या होता है, भोजन में डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ये समझ में आ गया। तो ये सब देखेंगे। अब यहाँ पर टायरिन वगैरह जो भी होता है, अब देखेंगे हेल्प क्या है, इसका काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, स्वीट, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी यह कहीं ना कहीं ग्लैंडुलर सेल हमारे लिए क्या सिक्रीट करता है, कुछ हार्मोन्स को, स्वीट को पसीना, सलाइवा माउथ में जो है सेलेब्री ग्लैंड से निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में जिम्मेदार होता है। तो ये होता है, समझ में आ गया होगा आपको बात। अब इसमें हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए भाई, अब इसमें दिया है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, दो चीजों को आपस में क्या करना, कनेक्ट करने का काम होता है। अब कनेक्ट क्या क्या काम कर सकता है, इसका काम क्या होगा, तो ये काम करेगा बाइंडिंग एंड पैकेज करने का, अटैचमेंट करेगा। जैसे दो आर्गन है यहाँ पे, तो दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, इसको अटैच करने का काम करता है, सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। तो कनेक्ट करने का मतलब सपोर्टिंग रोल है इसका, स्टोरेज का भी काम हो जाएगा, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन करता है ताकि बाहर से हमें कोई दिक्कत ना हो सके। और डिफेंस करने का काम होता है कि अगर चोट वोट लगती है तो वही हमारा क्या करता है, कनेक्टिविटी उसको बनाता है और उसके बाद हमें सपोर्ट करता है, डिफेंस करने का काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म कहीं ना कहीं किसके द्वारा होता है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा होता है। अब कनेक्टिंग टिश्यू में आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने बताया ही अभी आपको कि कनेक्टिव टिश्यू में आप देखेंगे तो ये ब्लड और लिम्फ होता है। ब्लड को आप जानते ही होंगे क्या होता है, ब्लड हमारा रेड होता है, ठीक है ना, रेड होता है क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये भी आपको पता होगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, ठीक है ना। और दूसरी चीज में आप बता देंगे कि इसमें कई प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं भाई, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स होता है ना, ये तो होते हैं। आरबीसी में आप देखेंगे कि इसका काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है, जिसका लाइफ साइकिल कितना होता है, 90 से लेकर 120 डेज तक होता है। जो बनता है कहाँ पर, स्प्लीन पे बनता है, मरता कहाँ पर है, यानी ग्रेवयार्ड भी उसका क्या है, स्प्लीन होता है। ये आरबीसी जो होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें इसका शेप क्या होता है, एक कह सकते हैं कि ओवल शेप का होता है। लेकिन एक्सेप्ट हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर जैसे कैमल जो होता है और जो लामा होता है, इन दो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके जो आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। तो इसका काम ये होगा, इसका इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा होता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में 6 से 7 दिन तक इसका लाइफ साइकिल होता है, ये भी बनता है स्प्लीन में ही बनता है, और स्प्लीन में बनता है वहीं पर क्या होता है, डेड हो जाता है। इसका काम ये होता है कि हमारे शरीर में एज ए सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में एंट्री करता है तो उसको ये क्या करता है, मार देने का काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम कौन कर रहा है, डब्ल्यूबीसी कर रहा है, व्हाइट ब्लड सेल बन रहा है, ठीक है ना। प्लेटलेट सेल का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है, खून का थक्का जमा देता है। अगर हम कट जाते हैं तो कटने के बाद आप देखिए कुछ समय बाद आपके शरीर से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो अपने आप बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं क्या, कुछ प्रोटीन होते हैं जिससे फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन। और एक ये काम करता है कि जब ये बाहर कटेंगे तो बाहर कटने के बाद ऑक्सीजन से हमारा वो क्या करता है, वो जो बाउंड होगा वो रिएक्ट करेगा और वहां पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद वो जम जाएगा, यानी कि उस पर एक फाइबर बन जाएगा। और दूसरा एक प्रोटीन और इसमें होता है ब्लड में, जिसका नाम होता है हिपैरिन। हिपैरिन का काम क्या होता है, खून को जमने से क्या करना, रोकना, लेकिन कहाँ पे, इनसाइड बॉडी, यानी प्रिवेंट क्लॉटिंग, खून को जमने से क्या करता है, रोक देता है। इसका काम ये हो जाता है। समझ में आ गई है। तो ये इसका हो गया। लिम्फ क्या होता है भाई, तो लिम्फ भी वही चीजें हैं, लेकिन लिम्फ क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या पाई जाने की वजह से जो लिम्फ होता है इसका क्या होता है, पूरा का पूरा कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। आपने कभी इंसेक्ट वगैरह को मारिए तो इंसेक्ट में देखेंगे डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है, आपको रेड नहीं नजर आएगा क्योंकि उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा है। तो मारेंगे आपको पंछा टाइप का नजर आएगा, वो यानी व्हाइट कलर का ब्लड निकलता है। तो ये कुछ और नहीं है, यही डब्ल्यूबीसी यानी हम कह सकते हैं लिम्फ निकल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे बोन्स, बोन्स के अंदर यानी बोन्स हमारे लिए मजबूती का काम करता है। बोन्स की जो सेल्स होती है उस सेल्स का नाम क्या होता है, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
बोन्स के सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और दूसरी चीज में ये बता देंगे कि जो बोन्स हमारा होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, चाहिए तो कहीं नोट हम लिख दे रहे हैं कि जो बोन्स होता है, बोन्स के जो सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एक लाकुना बनेगा, लाकुना बन जाएगा। और दूसरा चीज क्या बनेगा, लाकुना मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक रिंग शेप्ड यहाँ पर फ्लूइड में कैविटी होती है, ठीक है ना, कैविटी होती है। और यहीं पर जो हमारा ये बोन सेल होता है, जब एक रिंग में फॉर्म हो जाता है तो उस रिंग का नाम क्या हो जाता है भाई, लैमिली। क्या होता है, लैमिली। ये जब रिंग शेप में हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है क्या, लैमिली। ये बोन्स की बातें होंगी। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि भाई ये बताइए बोन्स की बात, तो ठीक है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर देखेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज भी देख लीजिए, इसके सेल्स को क्या नाम दिया जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट दिया जाता है। थोड़ा सा कम इलास्टिक होता है, कम हार्ड होता है, नहीं थोड़ा बहुत इलास्टिक ही होता है। तो ये जो आप कार्टिलेज कर रहे हैं ये इसी के द्वारा हो रहा है। देखेंगे कॉन्ड्रियोसाइट इसके सेल्स का नाम होता है। और इसमें एक बोन्स में सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये होता है। जो मैट्रिक्स पाया जाता है बोन्स, जिस बोन्स में जो मैट्रिक्स होता है जिसमें पाया जाता है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तत्व होते हैं, उसका नाम क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के सेल को हमने क्या कह दिया था, कॉन्ड्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको, कार्टियोसाइट। और ये थोड़ा सा क्या होता है, ये कहीं आप देखेंगे ये इसमें कहाँ पाया जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पर, फाउंड बिटवीन रिब्स स्टर्नम, यहाँ पर भी हो सकता है, लैरिंग्स में भी पाया जा सकता है, ठीक है ना, लैरिंग्स में हो सकता है, ट्रेकिया में हो सकता है, ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें होती हैं यहाँ पर ही हमारी पाई जाती हैं। दूसरी चीज में देखेंगे कार्टिलेज, तो कार्टिलेज आपने देख लिया। अब देखेंगे टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है, केवल काम क्या ये जान लीजिए बस। टेंडन का काम होता है कि क्या करना, मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम। तो टेंडन आर एक्ट लाइक टू कनेक्ट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। लेकिन यहाँ पर देखेंगे लिगामेंट, लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा लिगामेंट करता है। समझ में आ गया। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट बातें इसमें होगी। अब मस्कुलर में आप देखते हैं तो मस्कुलर में स्पेशली दो बात करेंगे यहाँ पर हम। देखिए, एक हो जाएगा वॉलेंट्री मसल्स, जिसका नाम होता है स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है इनवॉल्वेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, ये हमारे विल, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। ये लिखा है मैंने, लगभग 50% बॉडी का वेट कहीं ना कहीं किसके द्वारा है, वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, लिम्स में, यानी पाँव में, टंग में, जीभ में, फायरिंग्स में। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड के नाम से जानते हैं। और इनवॉल्वेंट्री मसल में देखेंगे, नॉट वर्क आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार ये काम नहीं करते हैं। और ये पाए कहाँ पाए जाते हैं, आंख में। आप देखेंगे आइरिस, ये यहाँ पर यूरेटर, ये देखेंगे ब्रोंकी ऑफ लंग्स, यानी लंग्स का जो ब्रोंकी वाला भाग होता है वहां पर पाए जाते हैं। और इसमें मात्र सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी मोनो न्यूक्लिएटेड होता है ये, ठीक है ना। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स आप जानते होंगे कहाँ पे होता है, हार्ट के चारों तरफ पाई जाती हैं। और ये कभी भी रेस्ट नहीं करती हैं। दिस मसल इज हेल्प फॉर द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो इसका काम बस इतना होता है। और इसी की वजह से हमारा हार्ट क्या होता है, प्रॉपर वर्क करता रहता है। समझ में आ गया। नर्वस टिश्यू आप देखेंगे, इसकी जो यूनिट होती है, इस यूनिट का नाम क्या है, न्यूरॉन। इसका नाम क्या जाता है, न्यूरॉन कहते हैं इसको। देखेंगे जैसे यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर ऐसा देख लेंगे, यहाँ पर मैं जनरली एक ऐसे बना दे रहा हूँ भाई, है ना। ये सब आप देखेंगे, इतना भाग हमारा सेल बॉडी के रूप में कहलाता है, ये हमारा एक्सॉन कहलाता है। और कह सकते हैं कि अगर एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि जैसे इसका एक्सॉन वाला भाग है, तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का क्या, डेंड्रॉन वाला भाग, यानी सेल बॉडी जो ये पूरा है। जैसे ये हमारा क्या है, ये डेंड्राइट्स, ठीक है ना, डेंड्रॉन, इसके ऊपर सब डेंड्राइट्स लगे होते हैं। और इसी डेंड्राइट्स पर क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, ये कनेक्ट करता है। यानी इम्पल्स को कैच करने की जिम्मेदारी किसके पास है, डेंड्राइट्स के पास है। तो हम कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन का हमारा एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन आपस में जहां जोड़ते हैं, इस पोजीशन को यहीं पर क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्स के नाम से जानते हैं, सिनेप्स कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में मैसेज को कन्वे करना,
एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारी जानकारी को, मैसेज को ले जाना, ये सब कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। इनके अंदर रीजनरेशन करने की क्षमता बहुत जीरो होती है, इनिशियल डिवीजन इनका कम होता है। अगर एक बार ये टूट जाती है तो दोबारा बनती नहीं है। इसीलिए ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाए जाने की वजह से हम लोग हेलमेट लगाते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो न्यूरॉन की संख्या जो बहुत ज़्यादा है, कहीं वो टूट ना जाए, पूरा डैमेज ना हो जाए, इस वजह से इसको सेफ करने की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये 3 प्रकार के भी होते हैं जो अभी आगे हायर क्लास में देखेंगे। जैसे सेंसरी नर्व्स मिलेगा आपको, सेंसरी न्यूरॉन्स होगा, अब मोटर न्यूरॉन्स मिलेगा, एक रिले न्यूरॉन बनेगा। तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन से मैसेज हमारे टारगेट पार्ट तक ले जाते हैं। और जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है, इसका काम ये होता है कि हमारे सेंस आर्गन से, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, यहाँ से मैसेज को ले जाकर के कहाँ तक, ब्रेन तक ले जाने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। और रिले न्यूरॉन का काम ये होता है कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच मैसेज को कन्वे करना। तो ये इस प्रकार से हम न्यूरॉन्स के बारे में समझ सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को जितना ही रैपिड रिवीजन के तौर पर पढ़ा है, मुझे लगता है कि ये आपको कुछ तो मदद करेगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आपको काफ़ी मदद मिलेगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, है ना। थोड़ा रिवीजन आपको हमने करा दिया है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग हमसे जुड़िए। और बहुत ही जल्द हम लोग एक नए फाउंडेशन बैच को लॉन्च कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा, बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं फिर एक किसी नए क्लासेस में। ओके, थैंक यू।